समझ रहा? माँ बाप का रोना, मेरा बेटा देखो इतने, माँ का रोना समझो, बाप का रोना, मेरे बेटे को मैंने इतनी मेहनत से पाली, बड़ा करी और बीवी का गुलाम बन गया। क्या बन गया? बीवी का गुलाम। उसके लिए खास लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है, मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है। किसका गुलाम? मेरा बेटा जो है बीवी का गुलाम बन गया। उसके लिए एक लफ्ज भी इस्तेमाल करते, एग्जैक्टली उर्दू के अंदर एक आम टर्मिनोलॉजी में, स्लैंग में, उसका गुलाम बन गया। क्या गुलाम बन गया? आपका बच्चा जो है आपकी बीवी का, उसकी खिदमत करता, हाँ, उसके कभी पैर दुख गए तो पैर दबा देता, बावर्ची खाने में कभी फुला हो गए तो उसके खाना बनाने में हाथ दे देता, बहुत गिर गया, मैंने ऐसा पाल के बड़ा की थी, हमने ऐसा पाल के बड़ा किए थे, हमारा बच्चा तो बीवी का गुलाम बन गया। वेरी गुड। अल्लाह गलत हुआ ना? हाँ ठीक है। अल्लाह ने क्या दामाद नसीब किया मेरे को, बेटी को तो हाथ मिले कि घूमता हमेशा, पैर दबाता, उसके पैर दुख गए तो उसको उठा के ये करता, उसके एजुकेशन में मदद करता, उसको खाना बनाने तो खुद रोटियां डाल लेता। क्या दामाद मिला मेरे को, फरिश्ता सिफत। और मेरा बेटा कमीना हो गया, देखो बीवी का गुलाम बन गया। लेकिन वही काम वो आपका दामाद बेटी के साथ करे तो वो फरिश्ता सिफत, और वही काम अगर आपका बेटा बहू के साथ करे तो कमीना इंसान। एक ही आदमी के एक ही चीज पर दो स्टैंडर्ड कैसे हो सकते, मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये उसूल, ये रूल समझ में नहीं आता मुझे। बेटी के लिए स्टैंडर्ड अलग और बहू के लिए स्टैंडर्ड अलग, तब ये उसी का एक मसला है, उसी का एक मसला है। हाँ, अगर लड़की के मतलब मैके वालों में और दामाद में कुछ अनबन है, कुछ मसला है जिस वजह से वो जाने नहीं देते, तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत है। ये सिर्फ मेरी ऐसी बात करने से ये मसला हल होने वाला नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई मसला नहीं है, उसके बाद भी नहीं जाने देते, तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ उस हस्बैंड से, क्या तुम्हारी बहन के बारे में जिसकी शादी हो गई यही राय है कि वो कभी ना आए तुम्हारे घर? एक सिंपल क्वेश्चन है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे घर कभी ना, यही तुम्हारी राय है? नहीं, छोटी को तो मैंने गोद में पाला, अब्बा के साथ साथ मैं भी पालता था, बड़ा भाई था मैं, तो छोटी तो घर आना, और किसी और की छोटी जो तेरे निकाह में उसने नहीं जाना। ना, तुम नहीं आ सकते, वो भी तो उतनी लाड़की है ना, उसके भी भाई है, उसका भी उधर बाप है, उसकी भी उधर बहनें हैं, उसके भी उधर चाहने वाले रिश्तेदार है, तो मेरी बहन मेरे घर आई, मेरे लिए फख्र है, और मेरी बीवी कहीं जाए मेरे लिए झगड़े का मामला है। अच्छा, एक ही औरत जो मेरी माँ है, समझ लीजिए मिसाल के तौर, मेरी बहन घर आ रही है, बेटी घर आ गई, दिल बाग बाग हो गया, बहू को जाना है, नहीं तुम नहीं जा सकते, कह को जाना है, क्या काम है, लीव नोट लिखो, परमिशन लो, कल देखूंगी, परसों देखूंगी, तरसों देखूंगी। अब बेटी आ गई, जैसे थे समझो, बेटी आई है, बहू नहीं, बेटी आई, क्या हुआ बेटे, तेरी सास ने छोड़ी तेरे को आसानी से, वो तो ऐसी है, तो ऐसी है, फला है, ये है, वो सब कुछ हो रहा है। तो जब तुम उसकी सास को बुरा कह रहे हो चूंकि तुम्हारी बेटी को आने नहीं देती, तुम भी सास हो, अपनी बहू को जाने देती होंगी, उम्मीद करता हूँ। दो स्टैंडर्ड में कोई, बस ये डबल स्टैंडर्ड वाला ही मसला मुझे समझ नहीं आता। हदीस में अल्फाज है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नज़दीक रोज़े क़यामत सबसे बदतरीन वो लोग होंगे जो दो रुखी होंगे, मतलब उनके एक ही मामले में दो मिजाज होते हैं। जैसा कि एक आदमी से मिले, अस्सलाम वालेकुम, कैसे, क्या है, फला है, वो करे, और दूसरे टाइम किसी और से मिले और बोले, अरे वो फला ऐसा 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 ऐसा। तो यहाँ मिले तो झुक के मिले उससे, और उसी के बारे में जब दूसरे से मिले ग़ीबत करते हो। दो रुखा पहलू हो गया ना एक ही आदमी के बारे में, उसको बोलते दो रुखी आदमी, मतलब जिसका मुनाफिक उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है। मुनाफिक क्या करते हैं, ईमान का दावा करते हैं, अंदर कुफ्र होता है। तो ये आदमी आपके सामने तारीफ कर रहा है आपकी, जो कि इस्लाम करके कैसे, बहुत आपका क्या बोलना तारीफ, दूसरे से मिलकर तारीफ, वो उससे घटिया इंसान तो पूरे शहर में नहीं अपने। तो ये दो रुख हो गया ना उसके, दो रुखी लोग सबसे बदतरीन होंगे। तो क्यों दो रुखी बनते हो? अब कितना भी बोलो, कितना भी सर पटको, मसला वही है, अपना है तो बच्चा, समझ रहे ना, दूसरों का है तो बहरहाल समझ जाइए, यही हालत है हमारी कि नहीं बीवी ने नहीं जाना। तो मैं ये कहता हूँ, जो शख्स ये कहे बीवी ने मैके नहीं जाना, तो उसका स्ट्रिक्ट रूल हो उसकी बहनें कभी घर नहीं आना, क्योंकि उसने भी वही चीज़ें वहाँ सहूलत देना चाहिए। जैसा आपकी बीवी की जाने से पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, वैसे ही आपके बहन के आने से वहाँ का सिस्टम खराब होगा, समझ रहे। अगर उसकी सास बहन की उसको आने नहीं देती, वो बुरी औरत है, तो फिर अगर मेरी माँ भी मेरी बीवी को नहीं जाने देती, तो ये भी बुरी औरत है। एक ही गुनाह करने पे दो सजाएं या दो बदले नहीं मिल सकते कि इसकी तारीफ हो, मेरी माँ ने मेरी बीवी को नहीं भेजी, कुछ वजह होंगी, तो वो औरत ने भी आपकी बहन को नहीं भेजी, तो कुछ वजह होंगी। अच्छा चलो, ये फेज भी गुजर गया जिंदगी का। अब मैं बेटी वाला बन गया, हाँ, अब मेरी बेटी को मैं बुला रहा हूँ घर आने, तो झगड़े के लिए तैयार है, ऐसा नहीं आने तुम मेरी बेटी घर पर, लेकिन तुमने किसी की बेटी को जो अपने निकाह में लिए थे कभी जाने नहीं दी बॉस,
जब तो तुम्हारा रूल अलग था, अपनी बेटी को तुम रोज घर बुलाना चाहते हो, लेकिन जब तुमने शादी की थी तो किसी की बेटी को कभी जाने नहीं दिया तुमने। लेकिन मैं एक चीज यहाँ नसीहत ये भी करूंगा औरतों से, वो ये है, बार बार मैके जाने का सिस्टम भी ना रखिए। ये चीज को भी आप समझें, ये सबके लिए, मेरी बीवी के लिए तो मेरी बेटी के लिए और मेरी बहन के लिए भी, सबके लिए रूल है। उसको चेंज कीजिए। क्यों? तो सबसे पहली गलती जो आपसे होती है मेरी बहनों, वो ये होती है, आप जाकर किसी और घर में रहती है लेकिन हमेशा गुण किसी और घर की गाती है, जिससे सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। कैसे? देखिए, ये घर से निकली, मेरे घर से अपने ससुराल चले गए, वहां जाकर अगर कोई ये कहे हमारे अब्बा के घर तो ये बहुत अच्छा होता था, तो फिर ये क्या बोलता, आप जाने देता कर पट्टी को देख, बहुत तारीफ करती उधर की, यानी हमारे अम्मी के घर पे तो ये होता। क्यों? ये कंपैरिजन कभी भी सही नहीं है। ये कंपैरिजन करने से मसाइल बढ़ जाते हैं। अननेसेसरी हर बार वालदा के पास जाने से प्रॉब्लम्स, इश्यूज क्रिएट होते हैं। ठीक, इसी तरह वालदाओं को, घर की दूसरी औरतों को ये नसीहत करूंगा, जब आपकी बेटी घर पे आती है तो कभी ये मत पूछिए ससुराल में सब अच्छे तो है ना। क्यों पूछते हो? उसने जन क्यों नहीं रखते हो कि सब अच्छा होगा, बुरा होगा तो वो खुद बोलेंगी कुरेद की, मतलब नहीं भी तो जख्म करो, वहां कैसा लग रहा, कैसा लग रहा, कैसा लग रहा, थोड़ी देर बाद खुद जख्म हो जाता हूँ। नहीं, तुम्हारी वो जो सास है ना बहुत खतरनाक दिखती मेरे को, कैसे रहती तुम्हारे साथ? क्यों पूछे आपने क्वेश्चन? अगर खतरनाक थी तो वो खुद आकर आपको बोलेंगी मेरी सास खतरनाक है। ये सारा जो मैस है ना हमारा क्रिएट किया हुआ है, जिसका नतीजा ये कि कभी अच्छी लड़कियों को भी भुगतना पड़ता है और कभी बुरे लोगों को भुगतना पड़ता है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हुए, हमने किए प्रॉब्लम्स, कि यहाँ से उस घर गई लेकिन गुण यही घर की जिंदगी भर गाते रहे, हमारे भैया तो ऐसे, हमारे भाभियां तो ऐसे, हमारे फुला तो ऐसे, हमारे अब्बा तो ऐसे, हमारी दावतें तो ऐसी, हमारा खानदान तो ऐसा। अब जहाँ चली गई हो, अब वो सब कुछ तुम्हारा वो है, तुम्हारा शौहर वैसा और तुम्हारी सास वैसी और तुम्हारे ननन और वो सब उधर का बोलो, अब वो है तुम्हारा। यहाँ के बोलो कि वहां ऐसा अच्छा चल रहा माशाल्लाह, उनकी अच्छाइयों को हमने अडॉप्ट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमसे भी है। जिसकी एक मिसाल मैं देता हूँ समझने के लिए। मैंने लड़कियों को पढ़ाया अपनी, क्यों पढ़ाया? इसलिए नहीं पढ़ाया कि तालीम याफ्ता हो, इसलिए नहीं पढ़ाया कि उनके बच्चों को पढ़ा, इसलिए नहीं पढ़ाया कि दुनिया का इल्म रखेंगी तो उसको कोई धोखा नहीं देगा, इसलिए नहीं पढ़ाया कि इल्म हासिल करेंगी तो अल्लाह रसूल को भी जानेंगी। मैंने अपने बच्चों क्यों पढ़ाया? बेटी तुमको खूब अच्छा पढ़ना है ताकि बुरा शौहर मिला तो तुम अपने पैरों पे खड़ी रहना, एक मकसद से पढ़ाया। अब बच्ची बड़ी भी यही माहौल में, पढ़ लिख ली, अब शादी होगी, अब थोड़ी सी अनबन हो गई उसकी शौहर के साथ। अब जैसी अनबन हुई तो बेटी क्या बोलती, मैं पढ़ी लिखी हूं, अरे अकेले रह सकती हूं, जब चाहे तुम छोड़ दो, लात मारती तुम्हारे जैसे कई लड़कों को। तो आपकी पढ़ाई ने पूरा मैस क्रिएट कर दिया, क्योंकि पढ़ाई का मकसद ही सही नहीं था, डायरेक्शन सही नहीं था उसका। समझ रहे ना बात को? तो प्रॉब्लम यहाँ है हमारे पास कहीं ना। तो अपनी बहनों से भी गुजारिश करूंगा, हर बार मायका मत याद कीजिए, इससे प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। अब ये घर है आपका खुशी का, यही घर है आपके गम का, यही घर है जहां आपको तमाम चीजें करना है। कौन सा? शौहर वाला घर। अब हो रहा क्या, लड़की शौहर के घर पर कोई खुशी हो गई तो पहले क्या कर रही, मानो खुशी होती ही अपने मायके फोन करके बोल रही, और इधर किसको भी खबर नहीं। तो क्या होता है इससे प्रॉब्लम? दुश्मनी खड़े होती है कि जिस घर में अब तुम आ गई हो, इस घर को अपना क्यों नहीं समझ रही हो? पहले ये घर, पहले यहाँ बोलना था कि अम्मी ये हो गया, अब्बा, सास ससुर को जो भी नाम से पुकारते हैं, अम्मी ये हो गया, अब्बा ये हो गया, फलां ये हो गया, शौहर ये हो गया, ये खुशी मनाते। फिर ये लोग भी आपकी खुशी में शामिल होते हैं और ये लोग भी मिलकर वहाँ खुशी का इजहार करते कि हाँ ऐसा हुआ, मेरी बहू ने ये कामयाबी कर ली। मतलब बाप ये बोले कि मेरी बेटी ने वहाँ ये करी, ससुर बोलना चाहिए, और ससुर बोलेगा कि मेरी बहू ने ये कर ली। अपने समधी को, समधी साहब मेरी बहू ने, तो कहेंगे मेरी भी तो बेटी होंगी, तुम्हारी बेटी, मेरी बहू ने ही करी, तो यहाँ उसकी अपनायत होंगी। अब ये यहाँ रहकर भी वहाँ के गुण गा रहे, यहाँ रहकर भी खुशियां वहां बांटी जा रही, यहाँ रहकर भी वहीं जाके खुश होते, यहाँ रोने वाली सूरत बनाते, तो प्रॉब्लम यहाँ होता है। दरसे कुरान। तो मैस दोनों तरफ से, जिसका नतीजा ये होता है कभी कभी अच्छे लोगों को भी बुरे माहौल में भुगतना पड़ता है। तो लिहाजा आपकी खुशी और गम अब उस घर से जुड़ा है, क्योंकि आपका शौहर जहां है वो आपका घर है, याद रखो। तो अब उसको अव्वल बनाओ, उसको प्रायोरिटी दो, बताओ कि ये घर मेरे लिए सब कुछ है, मेरी खुशियां और मेरे गम में यहाँ बांटूंगी। तो आज भी ये कि गम हो गया कोई, ऐसे लड़कियों का ऐसा होता है, गम होगा, दिल में छुपा हुआ है गम, इसके बाद 2 महीने बाद मायके जाने को मिला, पूरा गम वहां निकल रहा। 2 महीने बाद मायके जाने को मिला, पूरा गम वहां निकल रहा। 2 महीने बाद मायके जाने को मिला, पूरा गम वहां निकल रहा। 2 महीने बाद मायके जाने को मिला, पूरा गम वहां निकल रहा। 2 महीने बाद मायके जाने को मिला, पूरा गम वहां निकल रहा। 2 महीने बाद मायके जाने को मिला, पूरा गम वहां निकल रहा। 2 महीने बाद मायके जाने को मिला, पूरा गम वहां निकल रहा। 2 महीने बाद मायके जाने को मिला, पूरा गम वहां निकल रहा। 2 महीने बाद मायके जाने को मिला, पूरा गम वहां निकल रहा। 2 महीने बाद मायके जाने को मिला, पूरा गम वहां निकल रहा। 2 महीने बाद मायके जाने को मिला, पूरा गम वहां निकल रहा। 2 महीने बाद मायके जाने को मिला, पूरा गम वहां निकल रहा। 2 महीने बाद मायके जाने को मिला, पूरा गम वहां निकल रहा।
तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि यहाँ कोई गम खार नहीं है आपका, आपका गम बांटने वाला, आपका खार बोलते खाने वाले को, वैसे यहाँ गम खाने वाला क्यों नहीं है आपका? आपको ऐसा लगा आपका शौहर, आपके बच्चे, हाँ? नहीं, मैं वहां जाके आपको खुशी है, यहाँ नहीं मना रहे, घुन्ने बन के बैठे मुंह सुझा के, वहां जाके मना रहे। शौहर भी बोलता वहां तुम्हारा चेहरा अलग रहता, मेरे घर में अलग रहता, अब नहीं जाने देता। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हम भी शामिल हैं, मेरी बहनें भी शामिल हैं, मेरी बेटियां भी शामिल हैं। हमने भी कहीं ना कहीं मैस क्रिएट किया जिससे एक नफरत का माहौल पैदा हुआ और लड़कों को ये लगा वहाँ खुश रहती, यहाँ नहीं रहती, अब सजा के तौर पर बताता, वहाँ फुला करती, यहाँ नहीं करती, वहाँ कंप्लेंट सा करती, यहाँ मुझे नहीं बोलती कि यहाँ तकलीफ है मेरी माँ से, वहाँ बोलती, फिर ससुर साहब मेरे बोलते कि तुम्हारा घर में क्यों। ये सब, ये घर आपका है, जहाँ आप गए आपके शौहर के साथ, उसको अपना बनाइए। वो घर आपका है, आपका था और आपका ही रहेगा। मतलब शादी हो गई अब आप उसका पार्ट है, समझ रहे, पूरी जिंदगी आपके बच्चे उस घर में रहें। तो लिहाजा कहीं ना कहीं ये होता है, जिसकी वजह से अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं नौजवानों से अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा, डबल स्टैंडर्ड लाइफ में जिए, अपनी बहन के बारे में सोचते हुए आया जाया करे, खाया पिया करे, खुशी में शामिल हो, अपनी बीवी को जाने दिया करे। मजबूरियाँ एक अलग चीज़ होती है, मजबूरियाँ हो सकती है, कई मजबूरियाँ भी होती है, जिस घर में आप हैं वहाँ रहना आपकी मजबूरियाँ बन जाती है। सपोर्ट नहीं है, बूढ़े इसके वालिदैन के साथ कोई नहीं है, अकेले है, मजबूरियाँ भी, तो उस मजबूरी कंसिडर कीजिए। ये ऐसा रूल मत बनाइए, थम रूल जैसा होता है, ऐसा करना है, जाना है तो जाना है, तुम्हारे घर में को मरो या जियो, मत कीजिए। समझदारी इख्तियार कीजिए, कुर्बानी और आजिज़ी बताइए, इनके सारी का इजहार कीजिए, तो ये आदमी भी खुद आपको ले जाकर छोड़ा करेंगे। तो बातों को समझिए, इस घर को अपना समझिए सबसे पहले। दूसरा, लड़कों से कहूँगा अपनी बीवी को मौका दीजिए, जैसा अपनी बहन को आप चाहते हैं घर आए करे, वैसा उसको भी बेचारी को आप मौका दीजिए, वो जाया करे। जैसा एक माँ बाप जो अपनी बेटी को चाहते हुए आए, वही माँ बाप अपनी बहू को भी मौका दे कि वो भी जो है अपने मायके जाए, वो भी खुश रहे वहाँ, ठीक है। जैसा ये बातें करती आकर वैसे वो भी करे। मैं जानता हूँ जाहिर सी बात एग्जैक्टली ससुराल में वैसे रिश्तेदार नहीं होते जो मायके में होते हैं ना, वो अलग बात है, मैं जानता हूँ। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद भी जैसा हमारी बेटी हमारे घर आती है हमको खुशी होती है, हमारी बहन आती है हमको खुशी होती है, किसी और की बेटी बहन को भी उनके घर जाने दिया करे आप, ताकि वो लोग भी खुश हो। अब एक यहाँ मसला है, एक वार्निंग मैं ज़रूर दूंगा, लड़के को भी और लड़के के माँ बाप को भी, सास ससुर और शौहर को वार्निंग दे रहा हूँ एक लड़की के बारे में, इसकी बीवी और उनकी बहू के बारे में। जब भी बीवी घर से निकल जाए तो एक बात आप ज़रूर नोट करना, शैतान आपको सबसे पहले आके वरगलाता है। मेरी बात लिख के रख ले आप। जैसी आपकी बीवी यहाँ से मैके चले गई उसके, और जैसी आपकी समझ लीजिए बहू यहाँ से चले गई, शैतान आपको आके वरगलाता है। ये उसका बहुत बड़ा फंडा है। क्यों? तो वो चाहता है दो फर्द में झगड़ा लगने से अच्छा, मैं और मेरा भाई लड़ेंगे तो दो लोग लड़ेंगे, मैं और आप लड़ेंगे दो लोग लड़ेंगे, मियाँ बीवी लड़े, मियाँ बीवी लड़ने से दो खानदान लड़ते हैं। जितना बड़ा डैमेज होगा शैतान को उतनी ज़्यादा खुशी है। तो वो जाते क्या करता है, आपको बीवी के बारे में एक नई पूरी छोड़ देता है आपके ख्याल। जैसा एक मिसाल देता हूँ, एक आदमी अपने घर आ रहा है लौट कर बहुत दिनों बाद, अब वो क्या सोचता, शैतान कैसा डालता, तेरी बीवी अगर जाते तेरे से लपट के नहीं रोई ना, इसका मतलब तेरे से मोहब्बत नहीं करती। हो यार, अब मैं देखता आज क्या करती हूँ। अब शैतान ना है वरगला रहा, ये उसका सवाल नहीं है, शैतान का डाला गया सवाल है। हो सकता तू इतना पर्दे वाला, लेकिन जब तू घर से निकलता हूँ ना, उन्हें बेपर्दा रहती हूँ, देख हाँ यार वो बेपर्दा करती नहीं, मेरे को शक तो हो रहा उसके ऊपर। अब ये आपका सवाल नहीं था, शैतान का डाला हुआ है। जब तू घर से बाहर जाता हूँ ना, अपने सालों को, मतलब तेरे सालों को बुला के, उसके भाइयों को बुला के खिलाती पिलाती, तेरा हलाल माल है ना वहाँ खर्च करती हूँ। हाँ यार मेरे को, अब शैतान डाला है। अब इत्तेफाक से घर पहुंचा और बीवी किसी वजह से पर्दे में नहीं थी। ओह, समझ रहे ना आप, यस सारी चीजें सही थी। अब किसी वजह से आप पहुंचे और उसी दिन साले आ गए, आपके दिए हुए कुछ चीजें थी जो आपने बोले सालों को, तो उस दिन वो दे रहे, अरे ये भरती उधर। अब मेरे को पूरा पक्का समझ में आ गया। समझ रहे हैं आप, होता है, यही होता है। ये किसकी तरफ से है? तो मेरी नसीहत रखी याद, ये वार्निंग है। जब भी शैतान आके बोले तेरी बीवी वहां बेपर्दा होती है, तो बोलना तू निकल जा, मैं खुद देख लूंगा कि मैटर मेरा है। देखो आप जिससे सबसे ज्यादा, देखो बीवी से जो मोहब्बत होती है ना, वो सबसे मुख्तलिफ मोहब्बत है एक शौहर की, जो किसी से भी इंसान नहीं करता। वो अल्लाह की तरफ की बनाई फितरत है ना, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो वो मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि भरोसा, मोहब्बत भरोसे पे चलती है ना। बगैर भरोसे कोई मोहब्बत होती है किसी को, कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ लेकिन ठीक है भरोसा किसी चीज में नहीं करता, तो कैसा होंगे? तो मोहब्बत का फितरी तकाजा है भरोसा। तो आप भरोसा क्यों नहीं करते, शैतान को क्यों मौका देते? अच्छा, आप जब सोचते तो ऐसा हो जाता। अब सेम मामला क्या होता, सास और ससुर, खासतौर से सास, बहू चलेगी कहाँ? मैके।
अब मैके जाते ही मेरी बुराइयां कर रही होंगी माँ, तो इसका मतलब तुम खुद गवाही दे रहे कि तुम बुरी हरकतें करते हो उसके साथ, जब भी तो बुराइयां कर रही होंगी, समझ रहा, मेरी बुराइयां कर रही होंगी। अब इत्तेफाक से कोई एक आदमी आ गया, ये एक औरत आ गई जो वैसी चुगली करने वाली है, उसने आगे बोली तुम्हारी बहू ऐसा कर रही थी, है पक्का यकीन होगा अब तुम कभी नहीं जाएंगे तुम्हारे मैके, अगर गए ना तुम तो देखो बेटे आप इतने गए ना, तू छोड़ दे इसको, दूसरी करके ला ले, ये कर ले, वो कर ले, फुला कर ले। ये सवाल आया कहां से? शैतान ने लाया। अच्छा, मेरी बहू मेरे घर से जाए तो मेरे बारे में सास सोच रही, एक बात नहीं बोलना अपने मैके के अंदर, ठीक है डन। बेटी घर में आई, कैसी तेरी सास, क्या करी चमरा को बुड्ढी, ऐसा तो नहीं करी तेरे साथ, वैसा तो नहीं करी ना, ज्यादा करी ना, मुंडी मारोती उसकी आके, मैं उसको बोल देना सीधा हो जा, मेरे को देखी नहीं अभी मेरा खानदान क्या है, फला क्या है। अपनी बेटी से अपनी सास की पूरी बुराइयां पूछूंगी और अपने बारे में आपकी बहू ने वहां जाके मुंह तक नहीं खोलना। क्या होता अगर उसके सामने उनकी अम्मी ने पूछ लिया तुम्हारे सास का, तो सास का मत पूछो बाकी सब पूछो, फिर दो रूल, मतलब कैसा हो सकता है दोस्त? तो फिर अगर आप ये कहते हैं कि मेरी बहू अगर मेरे बारे में कहीं कहती तो मुझे बुरा लगता है, तो जब आपकी बेटी आए और वो कहे कि मेरी सास बना, तो मुंह बंद रखो बोलना, सास है तुम्हारी, इज्जत करो उसकी, मेरे सामने ही बकबक नहीं करना, मैं भी पसंद नहीं करती मेरी बहू किसी सामने मेरे बारे में बकबक करे, ये सासों का मिजाज होता है, थोड़ा बर्दाश्त करके लेके चलो, कम नहीं वहां तो नहीं होता। फिर दो रूल यार, मसला ये है हम जो डबल स्टैंडर्ड चलते हैं लाइफ में, उससे सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते याद रखिए, समझ रहा? तो उसने बोलना नहीं, तो ये मेरी नसीहत याद रखिए, वार्निंग, कभी भी अपनी बहू या आपकी बीवी जब घर से दूर जाए, शैतान को कोई ख्याल लाने का मौका नहीं, जब तक ये कहे कि वो आने दो फिर सोचेंगे क्या है। जितने झगड़े फितने तलाक़ी होती ना, जब तक मियां बीवी साथ नहीं होती, जिस दिन वो लेके गई या गई प्रॉब्लम चालू हो जाती, क्योंकि तो अब शैतान क्या करता, बहुत ज्यादा एक्टिव होता, समझ रहे आप? तो ये मेरी वार्निंग याद रखिए, जब आपकी बीवी घर से जाए खुश दिली से छोड़िए, कोई बुरे ख्यालात आने मत दीजिए, शैतान को बहकाने मत दीजिए। इसी तरह जब आपकी बहू की अपने मैके जाए, कोई बुराई मत आने दीजिए, कोई बुरी बात दिल में मत आने दीजिए, खुश दिली से भेजिए कि वो जाए, खाए पिए, अपनी माँ के साथ रहे, उसका भी हक़ है। लेकिन मैं ये भी नसीहत करूँगा साथ में अपनी बहनों से, हर धक्के धक्के को जाने का मिजाज ना बनाएं, इसलिए कि आपका असल घर ये घर है, आपकी खुशी और गम का आप जिम्मेदारी ये घर है, यहाँ आप घर को बनाएं, ऐसा मजबूत रिलेशन इस घर में बनाएं कि ये लोग आपके बगैर रह ना सके, याद रखिए, ठीक है? तो बहरहाल ये दो तरफा मसला है, और इसके अलावा भी कोई मसला होगा तो आप बैठकर सॉल्व कीजिए, हस्बैंड को मनाइए, समझाइए। हस्बैंड को समझाने के आपके पास लाख तरीके हैं। मैं जानता हूँ बड़े बड़े हुक्मरानों के घुटने भी उनके बीवियों के सामने टिक जाते हैं, तो मैं समझता हूँ आप अपने फेमिनिटी को अगर यूज़ करें तो आपका हस्बैंड आपके लिए क्या कुछ नहीं करेगा, मैं दावे से बोलता हूँ। लिहाजा आप वो मिजाज अख्तियार कीजिए और उस तरह से उसको मनाइए, इंशाल्लाह देखिए वो मनाने के बाद आपका हर वो काम सुन सकता है। मैंने देखा हूँ लोग अपने घर बार छोड़ देते, माँ बाप को छोड़े जिनसे पैदा हुए से बीवी के लिए, ठीक है? तो ये तो खाली आपको ससुराल नहीं छोड़ा, मनाइए, समझाइए, उसके अपने तरीके होते हैं। लड़ाई झगड़ा इसका हल नहीं है, अच्छे से समझाइए। आज अगर नाराज है तो कल समझाइए, आज नहीं महीने भर बाद इंशाल्लाह समझेंगे, फिर ले जाके छोड़ेंगे। या वो मसले, वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपका शौहर वहां नहीं छोड़ता, कुछ भी हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम से पूछिए क्या आपको कुछ ऐसी चीज बुरी लगती है जो मेरे वालिद ने, मेरे भाई ने की है, या कोई मोहल्ले में आपको कुछ बोलता है। अगर वो मसला है तो उस मसले को सॉल्व कीजिए कि मेरे शौहर को बुरा लगता है आप लोग ऐसा करते फुला करते, तो इंशाल्लाह मसला। तो प्रॉब्लम्स क्या है, बैठिए डिस्कस कीजिए, डिस्कस करके रियल जेन्युइन प्रॉब्लम से सॉल्व कीजिए, या फिर किसी आलिम वगैरह से जिसको आपके शौहर बड़ा मानते हो उनके सामने इस मसले को रखिए, ताकि इंशाल्लाह जिस वो इसका हल दे। अगर पर्टिकुलर कोई इशू है तो उसके लिए आपको बैठकर मसला हल कराना। जनरल इश्यूज के ताल्लुक से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने जवाब में जो बात रखने की बहरहाल कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को लोगों के साथ इंसाफ का मामला करने की बहरहाल तौफीक अता करे। जी, मर्दों से अगर कुछ अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई। जी मेरा सवाल ये है कि जब सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु जब हिजरत करते थे, जैसा बाहर देशों में जाते थे और दूसरी कंट्रीज़ में भी गए, तो वहाँ पे जब इस्लाम की दावत देते थे तो मतलब उनकी भाषा जो है कम्युनिकेशन वो अलग होती थी, तो वो किस हिसाब से मतलब देते थे, लैंग्वेज सीखते थे या उसके रहनुमाई की? भाई ने एक सवाल किया, जब सहाबा वगैरह हिजरत करते हैं दूसरे ममालिक में जाते हैं तो लैंग्वेज का क्या मसला होता और वो किस तरह से इस्लाम की दावत देते? तो इस ताल्लुक से चंद वाक़यात मिलते हैं, आपके सामने रखता हूँ। पहला वाक़या है नज्जाशी के दरबार का। जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि ज़िम्मेदार थे, जो एक टीम बन के जो पहला वफ़द जो है हिजरत करके जो है हबशा गया था, चूँकि हबशा का बादशाह नज्जाशी जो मुसलमानों की तरफ नरम था और अल्हम्दुलिल्लाह बशरफ़ इस्लाम भी बाद में हुआ, उसने ईमान कबूल किया, लेकिन अपने ईमान का डिक्लेरेशन आखिर वक्त तक उसने नहीं दिया। बहरहाल तो तब वहाँ मामला ये होता है कि जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु को जब बुलाया जाता है तो ये स्पोक्स पर्सन होते हैं जो बादशाह से बात करेंगे और एक ट्रांसलेटर होता है बीच।
जब जाफर रज़ी अल्लाह कुछ बात बोलते हैं, वो ट्रांसलेशन सुनकर नज्जाशी को उसकी अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, तो पता चला ट्रांसलेटर्स हुआ करते थे। इसी तरह खुतूत वगैरह जो लिखे जाते, लेटर्स वगैरह लिखे जाते, तो उन लेटर्स को जो है कोई ट्रांसलेट करता, जैसा कि बादशाह के दरबार में जाते, दरबार में जाने के बाद वो लेटर खोला जाता और उसका ट्रांसलेशन कोई इंसान करता और वो ट्रांसलेशन दूसरों को सुनाया जाता। इसी तरह का एक मशहूर वाक़या आता है कि ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी कि अल्लाह के रसूल, यहूद जो है ये इब्रानी ज़बान को अच्छा समझते हैं, मतलब अच्छे से समझते हैं, लैंग्वेज है उनकी, तो क्या आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं इनको ख़त्तो किताबत जो राइटिंग वर्क होता है हमारा, दावत वगैरह देते हैं, ये इब्रानी ज़बान में दूँ? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी और रिवायत में आता है कि उन्होंने चंद ही हफ्तों में इब्रानी अच्छे से लिखना सीख ली, लिखना और बोलना सीख ली, और उसके बाद उन्होंने खत्तो किताबत जो की बाद में यहूदियों से, वो इब्रानी में की, हत्ता के कुछ आयतों को लिखने के बाद अरबी में उसका तर्जुमा भी इब्रानी में लिखकर उन्होंने भेजा, ट्रांसलेटर यूज होता। इसी तरह आता है सलमान फारसी रजी अल्लाह ने जब फारस वगैरह के इलाके में और दीगर कुछ सहाबा ने फारस में दावत का काम किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल ये फारसी लोग अपनी ज़बान को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो क्या हम तर्जुमा करें? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ कहा, और कुछ कुरानी सूरतों के छोटे छोटे तर्जुमे उसी ज़माने में हुए जो करके सहाबा फारस में भेजा करते थे दावत के लिए। ठीक है, इसी तरह कुछ वाक़यात आते हैं कि सहाबा जब जाते सफ़र पे तो ट्रांसलेटर्स को साथ ले जाते, समझा, साथ ले जाते, ताकि जब वो ज़मीन पे पहुंचे तो वहाँ ज़बान बोलने वाले उनके असल लोग हो, या फिर उस ज़माने में एक सिस्टम था, जब वफ्द, ग्रोह या बड़े लोग आते तो बाजार के अंदर ऐसे लोग मौजूद होते जो मुख्तलिफ ज़बानों को बोलते, जिनकी वजह से ट्रांसलेशन कम्युनिकेशन का मसला आसान होता है। जैसे आज भी अगर आपको मिसाल दूँ तो औरंगाबाद शहर में कितने ऐसे सयाह हैं, टूरिस्ट है जो आते हैं, जो मुख्तलिफ मकामात घूमते हैं, चाइना से आते हैं, हांगकॉन्ग है, थाईलैंड है, ठीक है, ये बहुत कॉमन कंट्रीज है जहाँ से लोग, यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बुद्ध रिलीजन से रिलेटेड है वो आते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो वहाँ आपको पता है यूरोपियन आते हैं, यहाँ औरंगाबाद शहर में बहुत सारे लोग हैं जो ट्रांसलेट करते हैं बहुत आसानी से। जापानीज़ मैंने बोलते हुए सुना औरंगाबादी लोगों को, इसी तरह चाइनीज़ बोलते हैं, कोरियन लैंग्वेज बहुत आसानी से बोल लेते हैं, स्पेनिश है, फ्रेंच बोलने वाले हैं, ठीक है। ये तो मैं शहर की बात कर रहा हूँ। अब अगर जानते हो खुलदाबाद शहर को, तो खुलदाबाद में ऐसे कई लोग हैं जो स्पेनिश और फ्रेंच फ्लुएंटली बोलते हैं। स्कूल के एतबार से स्कूल भी नहीं गए कभी, लेकिन वो टूरिस्ट गाइड है। तो जैसे आज है ना, ऐसे हर ज़माने में लोग रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा सहाबा जब नई ज़मीनों पे जाते हैं, नए इलाकों में जाते हैं, या तो ट्रांसलेटर्स यूज़ किए जाते हैं, या तो वो ज़बानों को सीख लिया करते, ठीक है, या तो फिर लिखते और लिखी हुई चीज़ को ट्रांसलेट करवा के लोगों तक पहुँचाते। इस तरह से उन्होंने काम किया।